नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें आपको हर खबर के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भाजपा का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर की याचिका पर हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करे, सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली में भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता हर्ष मंदर को फिलहाल नहीं सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरी याचिका दायर करने वाले वकील पक्ष रख सकते हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस मामले पर शुक्रवार यानी 5 मार्च को सुनवाई करने को कहा है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के मामले को 13 अप्रैल तक के लिए टाल दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शांति बहाली के लिए याचिकाकर्ता के वकील को कहा कि कुछ राजनीतिक नेताओं के नाम दिल्ली हाई कोर्ट को सुझाएं। हाई कोर्ट शांति बहाली की संभावना तलाशने पर विचार करे। याचिकाकर्ता हर्ष मंदर पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मंदर और सॉलिसिटर जनरल से शुक्रवार तक अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में दायर करने को कहा है। इससे पहले सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि याचिकाकर्ता हर्ष मंदर को फिलहाल नहीं सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दूसरी याचिका दायर करने वाले पीड़ितों के वकील अपना पक्ष रख सकते हैं। हम दूसरे याचिकाकर्ताओं को सुन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात याचिकाकर्ता हर्ष मंदर के बारे में तब कही जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता हर्ष मंदर ने शाहीन बाग में जाकर प्रदर्शनकारियों का काम किया। मंदर ने कहा था, जो कुछ होगा सड़क पर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट से अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास न जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीड़ितों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी, कहा दुनिया के सामने भारत की छवि खराब। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि इससे लोगों और भारत माता का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि देश के भविष्य का नुकसान हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली का दौरा करने के बाद गांधी ने संवाददाताओं से कहा, यह स्कूल भारत का भविष्य है, इससे भारत माता और लोगों का कोई फायदा नहीं हुआ। गांधी ने कहा, सभी को मिलकर काम करना होगा, सबको साथ जोड़कर हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है। भाईचारा, एकता, प्यार हमारी ताकत है, दुनिया में जो हमारी प्रतिष्ठा है। गांधी की अगुवाई में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को दिल्ली के प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस प्रतिनिधि मंडल में गांधी के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, अधीर रंजन चौधरी, कुमारी शैलजा और मुकुल वासनिक, मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, सांसद के सुरक्षा और गौरव गोगोई तथा कुछ अन्य नेता शामिल थे। दूसरी ओर कांग्रेस ने संसद में पिछले 3 दिन से चले आ रहे गतिरोध के बीच बुधवार को कहा कि जब तक सरकार दिल्ली पर चर्चा शुरू नहीं कराती तब तक कार्रवाई चलने नहीं दी जाएगी। पार्टी प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, विपक्षी दल सदन के भीतर और बाहर मांग कर रहा है कि चर्चा होना चाहिए। ना तो गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं और ना ही प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, सरकार सदन के भीतर कह रही है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सदन से बाहर वे कहते हैं कि स्थिति सामान्य है। इन दोनों में क्या सच है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन कमल के बीच कांग्रेस का नया दावा। इस पूर्व सीएम ने दिया था 35 करोड़ का ऑफर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कथित ऑपरेशन कमल के बीच कांग्रेस कई दावे कर रही है। तराना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक महेश परमार ने तो सीधे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। परमार का दावा है कि शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी में आने के लिए 35 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। इसके साथ ही मंत्री पद की पेशकश की गई थी। महेश परमार का दावा है कि शिवराज सिंह चौहान ने फोन करके उन्हें ऑफर दिया गया था। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने सीधे मुझे फोन किया और कहा था कि हम आपको 35 करोड़ रुपए देंगे, मंत्री बनाएंगे, प्रलोभन दिया कि आप भाजपा में आओ। परमार ने कहा कि सीधा उनका फोन आया, एक व्यक्ति ने मेरी उनसे बात करवाई। उन्होंने कहा, आप हमारे साथ आओ, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे, चुनाव भी जितवा कर लाएंगे और मंत्री बनाएंगे। कांग्रेस विधायक ने कहा कि परसों उनका फोन आया, मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। शिवराज जी की भी उन पर आस्था है, वे शिवलिंग पर हाथ रखकर कह दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो जीवन भर राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मैंने इस बात से मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पीएम नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर 5 साल में 446 करोड़ रुपए हो गए खर्च। सबसे अधिक रकम 2015-16 के बीच। जी हां दोस्तों, पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की यात्रा की है। इन यात्राओं में करोड़ों रुपए का खर्च होता है। इसी खर्च से जुड़े कुछ आंकड़े विदेश मंत्रालय ने जारी किए हैं। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि पिछले 5 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा पर 446.52 करोड़ रुपए खर्च हुए। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि इन खर्चों में चार्टर्ड फ्लाइट का खर्च शामिल है। पीएम की विदेश यात्रा में सबसे ज्यादा कर्ज साल 2015-16 के बीच हुआ। इस साल प्रधानमंत्री की यात्रा पर 121.85 करोड़ रुपए का खर्च किए गए। निचले सदन में मंत्री की ओर से पेश ब्यौरे के अनुसार वर्ष 2016-17 में 78.52 करोड़ रुपए खर्च हुए। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में इस बाबत 99.90 करोड़ रुपए और 2018-19 में 100.2 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा पर 46.23 करोड़ रुपए खर्च हुए। इससे पहले साल 2019 में भी आंकड़े आए थे, तब 44 विदेश यात्राओं में कुल 443.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में 38 विदेश यात्राएं की और इन यात्राओं पर कुल 493.22 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घर वापसी हुई तो विरोधियों पर बहुत भारी पड़ेंगे लालू, भगवान की शरण में पहुंचे आरजेडी विधायक। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में जेल में बंद लालू प्रसाद यादव का जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आरजेडी के विधायक तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना भी कर रहे हैं। विधायक सर्वजीत कुमार कहते हैं कि अपने मुखिया लालू यादव की रिहाई के लिए वो रांची हाईकोर्ट से विनती भी कर रहे हैं। दरअसल लालू कुनबे में को बखूबी पता है कि उनकी पार्टी और बिहार की राजनीति में उनका कितना महत्व है। सर्वजीत कुमार अकेले विधायक नहीं हैं जो अपने नेता लालू यादव की रिहाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आरजेडी का पूरा कुनबा ही भगवान से यही विनती कर रहा है कि कम से कम चुनाव से पहले लालू जी जेल की सलाखों से बाहर आ जाएं। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय भी मानते हैं कि लालू यादव बिहार की राजनीति का वो करिश्माई चेहरा है जो चुनाव प्रचार से दूर रहकर भी केवल जेल की सलाखों से बाहर आ जाएं तो विरोधियों पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। वे मानते हैं कि लालू की घर वापसी से आरजेडी का माई समीकरण और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, साथ ही पिछड़ों की गोलाबंदी भी जोरदार तरीके से हो जाएगी। जाहिर है आरजेडी के लिए लालू की घर वापसी संजीवनी का काम कर जाएगी। चारा घोटाला के कई मामलों में लालू जेल में बंद हैं। दिसंबर 2019 में दुमका कोषागार मामले में रांची हाईकोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव ने जमानत मांगी थी। लालू ने बीमारी का हवाला देकर यह याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने फिर भी लालू की याचिका खारिज कर दी। 90 दिनों के बाद फिर से लालू यादव जमानत की अर्जी कोर्ट में दाखिल कर सकेंगे। एक मामले में लालू को मिल चुकी है जमानत। इससे पहले देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उन्हें जुलाई 2019 में ही जमानत मिल चुकी है। इस याचिका में आग्रह किया गया था कि सजा की अवधि का आधा से ज्यादा समय लालू जेल में बिता चुके हैं। लालू यादव को चारा घोटाला के देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर 2017 को दोषी पाकर 3.5 साल की सजा सुनाई थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर शाहीन बाग पहुंचे दोनों वार्ताकार, प्रदर्शनकारियों से की बात। जी हां दोस्तों, दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 15 दिसंबर से ही महिलाएं धरने पर बैठी हैं। शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए वार्ताकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच पहले दौर की बातचीत का नतीजा भले ही सामने न आया हो, लेकिन एक बार फिर वार्ताकार साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े मंगलवार शाम शाहीन बाग पहुंचे। वार्ताकारों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को हुई सुनवाई में कहा था कि राजधानी में इस समय माहौल ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 23 मार्च तक के लिए टाल दी थी। वार्ताकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। इससे पहले वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन और प्रदर्शनकारियों के बीच 4 दिन की बातचीत भी बेनतीजा रही थी। दोनों ने प्रदर्शनकारियों को रास्ता खोलने के लिए समझाया था। प्रदर्शनकारियों ने वार्ताकार के समक्ष 7 मांगे रखते हुए कहा था कि जब तक CAA वापस नहीं लिया जाता तब तक रास्ते को खाली नहीं किया जाएगा। वार्ताकारों के दौरे पर साउथ ईस्ट DCP RP मीणा ने बताया कि दोनों वार्ताकार शाहीन बाग पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात की। मीणा ने बताया कि शाहीन बाग में CAA के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इलाके में हालात पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में है। शाहीन बाग में महिलाओं को बैठे हुए 3 महीने का वक्त होने वाला है।
महिलाओं का कहना है कि जब तक नागरिकता कानून केंद्र सरकार वापस नहीं ले लेती है तब तक वे धरने पर बैठी ही रहेंगी। वहीं केंद्र सरकार का इस मामले पर कहना है कि किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार नागरिकता कानून पर अपना फैसला वापस नहीं लेगी। इसके अलावा जामिया और शाहीन बाग के लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग भी महिलाओं की तरफ से की गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस, गुरुग्राम के होटल में आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो गया है। आधी रात को कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर 8 विधायकों को गुरुग्राम के एक लग्जरी होटल में बंधक बनाने का आरोप लगाया और कमलनाथ सरकार पर संकट मंडराने लगा। कांग्रेस ने बीजेपी पर कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिश करने और विधायकों की खरीद फरोख्त करने का भी आरोप जड़ा। इसके बाद कांग्रेस हरकत में आई और आधी रात को विधायकों को गुरुग्राम के होटल से निकालकर राहत की सांस ली। इससे पहले आज तक से बातचीत में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के 8 विधायकों को गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में बंधक बना रखा है। इनमें से 4 विधायक कांग्रेस पार्टी, 2 विधायक बहुजन समाज पार्टी और 1 विधायक समाजवादी पार्टी से है, जबकि 1 विधायक निर्दलीय है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट ने यह भी आरोप लगाया कि कमलनाथ सरकार के मंत्री जीतू पटवारी और मंत्री जयवर्धन सिंह होटल पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको विधायकों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। होटल में रखे गए विधायकों की निगरानी के लिए हरियाणा पुलिस को लगाया गया है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट भी इन 8 विधायकों से मिलने के लिए गुरुग्राम के आईटीसी होटल के लिए निकल पड़े। इसके बाद आधी रात को ही कांग्रेस पार्टी अलर्ट हो गई और विधायकों से संपर्क किया जाने लगा। कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी बहुजन समाज पार्टी की निलंबित विधायक रमाबाई के साथ गुरुग्राम के आईटीसी ग्रैंड भारत होटल से बाहर निकले। इसके बाद जयवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे विधायकों को बड़ी रकम का ऑफर देकर खरीद रही थी। हालांकि हमने अपने विधायकों को होटल से बाहर निकाल लिया है। अब मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर कोई खतरा नहीं है। इस दौरान मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी के पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री हार को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से यह सब किया जा रहा है। बीजेपी के नेता नरोत्तम मिश्रा हमें वहां होटल के बाहर दिखे हैं। हमारे पास 6 विधायक वापस आ चुके हैं, जबकि बाकी विधायक हमारे संपर्क में हैं। हमने बड़ी मुश्किल से अपने विधायकों को होटल से बाहर निकाला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लगातार बिहार सरकार की कमियां गिना रहे चिराग पासवान ने कहा, हमारी पार्टी एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के सिलसिले में इन दिनों बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट नाम से बिहार की यात्रा कर रहे एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बिहार के अलग अलग मुद्दे उठा रहे हैं। कभी नियोजित शिक्षकों का मुद्दा तो कभी पुलिस आपातकाल से जुड़े 100 नंबर के काम नहीं करने का मामला। चिराग पासवान नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही अपनी ही एनडीए सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। इससे उनके विरोधियों को नीतीश सरकार पर हमले का मौका भी मिल रहा है। लेकिन चिराग पासवान का कुछ और ही तर्क है। चिराग पासवान ने दावा किया कि वो जो भी आए रहे हैं वो बिहार की बेहतरी के लिए हैं, ताकि कमियों को दूर किया जा सके। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि एलजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का हिस्सा नहीं है और उनका कोई भी विधायक सरकार में मंत्री नहीं है, लिहाजा उन्हें भी अपनी बात कहने और सरकार तक पहुंचाने के लिए एक मंच चाहिए। चिराग ने याद दिलाया कि जब तक उनके चाचा पशुपति कुमार पारस बिहार सरकार में मंत्री थे, तब तक वही पार्टी के मुद्दे सरकार के सामने उठाते थे। चिराग पासवान ने कहा कि यही वजह है कि उनकी पार्टी 14 अप्रैल को ही अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी, ताकि नवंबर चुनाव के बाद बनने वाली एनडीए सरकार में उनकी पार्टी के एजेंडे को भी जगह दी जाए। उन्होंने दावा किया कि पार्टी लोगों से राय लेकर घोषणा पत्र तैयार कर रही है और लोगों से मिल रहे फीडबैक को ही वो अपनी यात्रा में उठा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म, कुल 13 एजेंडों पर लगी मुहर। ओलावृष्टि से फसल नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार कैबिनेट ने वन एवं पर्यावरण विभाग में 14 पदों के सृजन पर मंजूरी दी है। इसके अलावा ओलावृष्टि से हुए नुकसान के लिए किसानों को राहत मिलने पर भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। 11 जिलों के किसानों के लिए 60 करोड़ की राशि इनपुट सब्सिडी के रूप में मिलेगी। पटना में जल जमाव से मुक्ति के लिए सरकार ने कमर कसी है। डीपीआर बनाने वाली एजेंसी के लिए 8 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। नगर निगम पटना में संप हाउस निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। बिजली के लिए कृषि बिजली फीडर की मंजूरी दी गई है। इस योजना के लिए कैबिनेट से 1748 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बिजली के तार बदलने के लिए कुल 108 करोड़ की राशि की मंजूरी मिली है।
मेडिकल कॉलेज सिवान के लिए 25 एकड़ जमीन देने की मंजूरी मिली है। सरकारी भवनों में ब्रेडा द्वारा सौर ऊर्जा का अधिष्ठापन किया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।